कनाडा में इस वक्त 70,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपना स्टेटस गवा सकते हैं। उनको भेजा जा सकता है वापस क्योंकि उनके वर्क परमिट्स खत्म होने वाले हैं। ब्रैम्पटन में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो पिछले वीकेंड हुआ है। इस सिचुएशन के ऊपर गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है उसकी बात अगर करें, और उसके साथ साथ स्पेशली आप अगर स्टूडेंट्स के तौर पे कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो, स्टूडेंट वीजा पे आते हो, आपके साथ ये नौबत कभी ना आए, आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, इस पूरे मामले को अगर समझना है तो हमारे साथ देखिए एंड तक ये इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और जितने भी दोस्त हमें जहां जहां पे भी देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। ये वीडियो बनाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो इसलिए क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी हुई है। वो दोस्त जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च के अपनी कंट्री से कनाडा में स्टडी करने आते हैं, अब जिनके वर्क परमिट खत्म हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं, पेंडेमिक और उसके बाद 1-2 साल की अगर बात की जाए तो बहुत सारे केसेस में कनाडा इमिग्रेशन ने 18-18 महीने की एक्सटेंशन दी है लोगों को, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो एज अ फॉरेन वर्कर काम कर रहे थे। पर अब वो ऐसी कोई एक्सटेंशन नहीं दे रहे जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं। अगर रेड एफएम कनाडा का जो चैनल है उसकी रिपोर्ट को देखा जाए तो ऑलमोस्ट 70,000 ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनके स्टेटस खत्म होने वाले हैं, और वो डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि उनके वर्क परमिट एक्सटेंड कर दिए जाएं, क्योंकि या तो रूल्स चेंज होने की वजह से उनकी फाइल्स प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, या फिर फाइल्स लगी हुई हैं पर उनके वर्क परमिट एक्सपायर है और टेक्निकली वो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उनके अकॉर्डिंगली वर्क परमिट एक्सटेंड करने के लिए एलिजिबल नहीं है। खैर, इस प्रोटेस्ट में अगर आप देखें तो ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसी बात का कर रहे हैं कि कनाडा इमिग्रेशन की गलती है, उनको अपना सिस्टम फिक्स करने की जरूरत है, एंड दे शुड नॉट ब्लेम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कि हाँ भी उनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब कनाडा गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या रुख लेती है ये तो देखने वाली बात है कि हाँ भाई वो एक्चुअल में क्या उनके वर्क परमिट्स एक्सटेंड करवाएंगे या नहीं। अब उसकी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स अपनी जो मांग कर रहे हैं वो उस बेसिस पे, क्योंकि पहले भी जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स थे उनके वर्क परमिट एक्सटेंड हुए हैं, और तो अब क्यों नहीं किए जा सकते, ये पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है इस वीडियो में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। खैर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स की ये मांग कहां तक जायज है कहां तक नहीं, ये या तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या फिर जो स्टूडेंट बॉडीज इस प्रोटेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। इस सारे मामले में जो हमें समझने को चीज ये मिलती है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिनकी वजह से आप अगर 3 साल का आपको वर्क परमिट मिलता है उसमें पीआर ना होने की प्रॉब्लम आती है, तो तब आपको सोचना पड़ता है कि या तो आपको कनाडा छोड़ के वापस जाना पड़ता है अपनी कंट्री को, या फिर आपको कोई और मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में आते हैं तो ये बात याद रखिए, अगर तो आपने स्टडी करके वापस जाना है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। और ये सच है, ऐसी नहीं बात, काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडी करके अपनी होम कंट्री को वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनकी जब वो आते हैं स्टूडेंट वीजा पे तो उन्होंने अपनी एसओपी में भी यही लिखा होता है। ये एक बेसिस होता है कनाडा इमिग्रेशन का वीजा देने के लिए कि आप अपनी कंट्री स्टडी करके वापस जाओगे। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्यादातर केसेस में कि जब अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं वो पढ़ते हुए अपना जो वर्क परमिट पे ये सारे अपने पॉइंट्स अचीव कर लेते हैं, चाहे वो लैंग्वेज का है, चाहे वो काम का है, चाहे वो स्टे का है, जिसके बेसिस पे अलग अलग प्रोविंसेस में उनकी परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है, तो वो परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं। जब वो परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं, जिन दोस्तों को खैर नहीं पता, तो उनको किसी वीजा की या किसी वर्क परमिट की जरूरत नहीं होती। दे कैन वर्क एज मच एज दे वांट, और अपनी कंट्री से कनाडा वापस आने जाने के लिए भी उनको किसी वीजा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो इस कंट्री के परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो जीटीए के अराउंड काम कर रहे थे, उनकी डिफरेंट प्रोग्राम्स में फाइल्स लगी हुई हैं, पर रूल्स चेंज होने की वजह से उनकी या तो फाइल्स पिक नहीं की गई, या फिर वो दूसरी प्रोविंसेस में मूव हुए। जब उन्होंने दूसरी प्रोविंसेस में जाके काम करना शुरू किया तो वहां के रूल चेंज हो गए। अब वो इस केस में अपने सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं। अब जो दोस्त अभी अभी आ रहे हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है
या तो अगर आप स्टडी कर रहे हो या आपकी स्टडी अभी खत्म हुई है, तो आप पहले ही इस चीज से सीख लीजिए ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। तो बीइंग अ रजिस्टर्ड सर्टिफाइड एंड ट्रेन्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, बीइंग अ फ्रेंड ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल, मैं यही कहूंगा कि जैसे ही आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट शुरू होता है, आप ध्यान से समझ लीजिए उस टाइम के करंट जो इमिग्रेशन रूल्स हैं। ज्यादातर इमिग्रेशन रूल्स चेंज करते करते भी टाइम लगता है, तो आप देख लीजिए कि पहले तो कोशिश कीजिए कि कोई ट्रेड रिलेटेड काम कीजिए। अगर नहीं ट्रेड रिलेटेड आपका कोर्स है, तो आप 5-6 महीने का कोई पहले ट्रेड रिलेटेड कोर्स ले लीजिए, जहां पे आपकी पॉसिबिलिटी है जॉब की, प्लेसमेंट की। क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 10 साल से ट्रेड रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, उनमें वर्क परमिट के ऊपर ही पीआर हो जाती है, क्योंकि काम मिलना आसान होता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर, प्लम्बर, कंस्ट्रक्शन में ही कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके साथ साथ कारपेंटर असिस्टेंट, कारपेंटर, या फिर कमर्शियल ड्राफ्टर, रेजिडेंशियल ड्राफ्टिंग के प्रोग्राम्स होते हैं। इन सारे केसेस में जैसे ही स्टडी खत्म होती है, अगर आपके पास जॉब ऑफर है, सिर्फ जॉब ऑफर के साथ भी आपकी पीआर हो जाती है। यानी आपको वर्क परमिट पे काम करने की भी जरूरत नहीं होती, मतलब यू डोंट नीड एनी एक्सपीरियंस। जैसे ही जॉब ऑफर मिलता है आपके पास, आप एलिजिबल होते हैं। इसी तरह अगर आपके पास हेल्थ केयर का कोई प्रोग्राम है, नर्सिंग का प्रोग्राम है, पर्सनल सपोर्ट वर्कर का प्रोग्राम है, नर्सिंग असिस्टेंट का प्रोग्राम है, आपके पास रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है, आपने स्टडी यहां से की है, मेडिकल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है और मेडिकल सेक्टर में काम करते हैं, तो जैसे ही आपके पास जॉब ऑफर होता है, या तो उस प्रोविंस की पीएनपी में फाइल लग जाती है, या फेडरल के पूल में भी आप फाइल डाल सकते हैं, चॉइस आपकी होती है। अगर आपने अभी भी आप कंफ्यूज्ड हैं किसी चीज को लेके, आपको लगता है कि यार आपके पॉइंट्स सही बन रहे हैं कि नहीं, या फिर अगर आप ये नहीं चाहते कि आप 1.5 साल काम कर लो, फिर आपको पता चले कि आप जिस काम में काम कर रहे हो वो तो एलिजिबल ही नहीं है, तो इसके लिए आप हमारी टीम के साथ कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। studybuddycanada.com हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप जाके कंसल्टेशन का ऑप्शन है, आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अब एक और चीज रखिए याद, जब आप काम कर रहे होते हो तब भी 6-7 महीने के बाद एक बार रूल्स चेक जरूर कर लो। ये नहीं है कि जब आपने काम करना किसी एम्प्लॉयर के साथ शुरू किया था, तो आपके पास आपको पता था ये रूल्स है, 6-7 महीने बाद दोबारा चेक कर लो। और पीएनपीज के केस में बहुत सारी ऐसी पीएनपीज हैं जिनमें 6 मंथ के बाद बहुत सारे केसेस में एलिजिबिलिटी अप्रूव हो जाती है। तो जैसे ही आप एलिजिबल हो गए, टाइम मत गवाइए दोस्तों, अपनी फाइल लॉन्च कर दीजिए। अब इसका भी एक और चीज है, बहुत सारे दोस्त एलिजिबल होते हैं या उनको पता नहीं होता, या फिर अगर होते हैं तो उनके पास उनका जनरल आइल्स का स्कोर रेडी नहीं होता। तो जैसे ही आप अपना काम शुरू करते हैं वर्क परमिट पे, कोशिश कीजिए अपना जनरल आइल्स भी रेडी कर लीजिए, मतलब उसको करवा के अपना टीआरएफ अपने पास रखिए। एक सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपका मिनिमम जनरल आइल्स स्कोर क्या चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके नॉक कोड के ऊपर। नॉक कोड या टीयर के बेसिस पे ही पता चलता है कि आपको कितना सीएलबी या जनरल आइल्स कितना चाहिए। अगर वो डिटरमिन करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, studybuddycanada.com की वेबसाइट पे जाके आप हमारा कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, या canada.ca पे जाके एक कैलकुलेटर होता है जो डिटरमिन कर देता है कि अगर किस नॉक में कितनी रिक्वायरमेंट होती है आपके सीएलबी की। अगर सीएलबी की लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है जनरल आइल्स में, तो उसका फॉर्मूला भी वहीं पे चार्ट्स होते हैं, आप पता कर सकते हैं। फिर भी कभी कंफ्यूजन हो, जैसे मैंने कहा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट छोड़ दीजिए, या फिर कंसल्टेशन ले लीजिए अपने नजदीकी रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट के साथ। अगर आसपास कोई अच्छा कंसल्टेंट नहीं पता, तो मैं बता दूं, हमारी टीम है CICC सर्टिफाइड, ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड, सो वी आर मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। आप हमें ईमेल कर दीजिए apply@studybuddycanada.com पे। उसके साथ साथ आईटी का जो फील्ड है, उसमें भी जो मैंने देखा पिछले 10 साल का ट्रेंड, जितने भी लोग आईटी में स्टडी करके अपनी जॉब्स लेते हैं, उनकी पीआर भी आसानी से हो जाती है। तो उस केस में अगर आईटी से रिलेटेड आईटी सपोर्ट टेक्नीशियन हो गया, या फिर आप ले सकते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर,
सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम होते हैं, मशीन लर्निंग के प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं ये काफी इन डिमांड है। इनमें भी परमानेंट रेजिडेंसी आपकी ऑलमोस्ट हर प्रोविंस में हो जाएगी। तो आई होप आज की वीडियो ने आपको हेल्प की होगी। बाकी जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसके जैसे ही कुछ अपडेट आते हैं, जैसे ही गवर्नमेंट अपना कोई डिसीजन चेंज करती है या फिर कोई उसके ऊपर रिएक्शन देती है, तो हम आप तक इस इंफॉर्मेशन को जरूर रिले कर देंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि और कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप तक हम वीडियोस लेके आ सकते हैं। उसके साथ साथ मैं बता दूं हमारी टीम सर्व करती है इस वक्त मॉन्ट्रियल से, नॉर्थ बे से, होशियारपुर पंजाब और हिसार हरियाणा से। अगर आपको टूरिस्ट वीजा लगवाना है, स्टडी वीजा, वर्क वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सारी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। तो अपने आप को फुली इंफॉर्म्ड रखिए। अगर कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी जाना है आपने, टूरिस्ट वीजा पे जाना है, स्टडी वीजा पे, वर्क वीजा पे, तो रूल्स को समझ लीजिए। आई एम श्योर आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है और उसके साथ साथ आपके जो गोल्स हैं आप अचीव कर पाएंगे। उसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, तभी हम अपने गोल यानी आप तक पहुंचना पॉसिबल हो पाएगा। सो इसी के साथ मुझे यानी जॉनी हंस को फिलहाल दीजिए इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी। रब रखा।